कैपेसिटर्स में हमने कहाँ तक देख लिया था, है ना? आज लेक्चर 4 है कैपेसिटर का। तो इसमें हमने कहाँ तक देख लिया था? डाइलेक्ट्रिक्स तक देख लिया था ना। डाइलेक्ट्रिक्स तक किसी को डाउट है कुछ? डाइलेक्ट्रिक्स तक किसी को डाउट है? जैसे कैपेसिटर है, पहले प्लेट कैपेसिटर, उसके अंदर अगर हम डाइलेक्ट्रिक डाल देते हैं, अगर इसका अर्लियर कैपेसिटेंस सी है, अगर अर्लियर कैपेसिटेंस सी है, ठीक है, तो बाद में कितना हो जाएगा, है ना? बाद वाला कितना हो जाएगा? अगर इसका एप्सिलॉन आर है परमिटिविटी, ठीक है, तो कितना हो जाएगा रिलेटिव परमिटिविटी? कितना हो जाएगा एप्सिलॉन आर इंटू सी। ये सबको समझ में आया था? डाइलेक्ट्रिक डालने के बाद में कैसे होगा, और मैंने सब कुछ रीज़न बताया था, सबको पता होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, तो ये डाइलेक्ट्रिक कैसा डाला था हमने? पूरा फिल किया था इसके अंदर, है ना? पूरा पूरा जो स्पेस है वो फिल किया था। अगर मैं पूरा फिल ना करूँ, मैं पार्शियली फिल करूँ, है ना? अगर पार्शियली फिल करूँ डाइलेक्ट्रिक को, तो फिर क्या होगा, तो देखना, ठीक है। तो पार्शियली फिल कैसे कर सकते हैं? जैसे कि ये अगर हमारे पास में कैपेसिटर की प्लेट्स हैं, ठीक है, और मैंने ऐसा डाइलेक्ट्रिक डाल दिया, ठीक है, तो ये पार्शियली फिल है। अब देखो, पहले क्या था, इसकी पूरी थिकनेस को कंप्लीट कर रहा था, पूरी डी डी को, है ना? इसकी जो थिकनेस थी डाइलेक्ट्रिक की, वो यहाँ पे जो थिकनेस थी डाइलेक्ट्रिक की वो डी के बराबर थी। लेकिन ये जो यहाँ पर जो थिकनेस है वो डी से कम है। थिकनेस तो देखो ये है डाइलेक्ट्रिक की, वो डी से कम है, डी तो ये है, ठीक है। तो ये जो बचा हुआ स्पेस है, इसका क्या रोल है, और इस डाइलेक्ट्रिक का क्या रोल है? ये डाइलेक्ट्रिक अपना काम करेगा। ये डाइलेक्ट्रिक जो इतना सा एरिया है ना, इतना सा एरिया, इतना सा वॉल्यूम, सॉरी, इतने से वॉल्यूम का तो कैपेसिटेंस बढ़ा देगा, लेकिन जो स्पेस एयर ने कैप्चर किया हुआ है यहाँ पे, या जो वैक्यूम ने किया होगा, उसका क्या है, उस वो जो अर्लियर कैपेसिटेंस है उसी को फॉलो करेगा, ठीक है। अर्लियर कैपेसिटेंस का फॉर्मूला सी था, वो उसी को फॉलो करेगा, और ये एप्सिलॉन एप्सिलॉन आर इंटू सी को फॉलो करेगा, ये वाला भी, ठीक है। तो हमें कैपेसिटेंस निकालनी है, टोटल कैपेसिटेंस इस सिस्टम की। अगर इसका एरिया ए है, थिकनेस टी, विड्थ डी है, और इसकी डायरेक्ट्रिक की थिकनेस टी है, तो कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो इसको पैरेलल कैपेसिटर के फॉर्मूले से आप देख सकते हो कैसे, कि इसमें 3 कैपेसिटर माना, एक कैपेसिटर ये, एक कैपेसिटर ये, और एक कैपेसिटर ये, मान सकते हो ना। इसको कैपेसिटर C1 बोल देता हूँ, इसको C2 बोल देता हूँ, इसको C3 बोल देता हूँ, है ना? तीनों कैपेसिटेंस को, और वो पैरेलल है, सीरीज है, सीरीज में है ना। यहाँ से स्टार्ट करोगे तो ये इस तरह से है, C1, C2, C3। क्या ये सबको समझ में आया? ठीक है, तो हम इसको सीरीज में मान के सोल्व करेंगे। अब तो तीनों की कैपेसिटेंस अलग अलग है, कैसे चेक करूँ? इसकी कैपेसिटेंस कितनी है, तो अगर तुम इसकी कैपेसिटेंस चेक करोगे तो ये है ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन इसकी थिकनेस, C1 की थिकनेस। तो C1 की थिकनेस मान लो मैं D1 मान लेता हूँ, तो इसकी थिकनेस मैं D3 मान लेता हूँ, है ना? और ये D2 तो टी के बराबर है ही। तो इसकी थिकनेस है D1, एरिया सबका सेम है, ठीक है। अच्छा, इसका कितना आएगा कैपेसिटेंस, कोई बताएगा? ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन थिकनेस इसकी कितनी है डी, लेकिन इसके साथ में ई आर मटीरियल डाला हुआ है ना, तो इसके साथ ई आर भी आएगा। इसका कैपेसिटेंस कितना आएगा C3 का? ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन कितना, D3। क्या ये सबको समझ में आया? क्या ये सब ठीक है, सबको समझ में आया? अच्छा, तो अब तुम्हें क्या करना पड़ेगा, तुम्हें तीनों को सीरीज वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। पहले कोई दो पे लगा दो, फिर तीसरे पे लगा दो, इस तरह से कर सकते हो, ठीक है। तो इसको सोल्व करना तुम, इसको तुम सीरीज में लगा के इसको सोल्व करोगे। और एक कंडीशन और लेनी है, क्या लेनी है, कि D1 प्लस टी प्लस D3 इज इक्वल टू डी, है ना? ये भी यूज करना है तुम्हें, क्या, D इज इक्वल टू D1 प्लस D3 प्लस टी, है ना? सो इस इन तीनों को इस फॉर्मूले में पुट करोगे, इस वाले में 1/c इक्वलेंट इज इक्वल टू 1/c1 प्लस 1/c2 प्लस 1/c3, इसमें पुट करोगे। उसके बाद में ये कंडीशन अप्लाई कर दोगे, पुट करने के बाद में जो तुम्हारा फाइनल रिजल्ट आएगा सी इक्वलेंट का, वो आएगा ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी माइनस टी प्लस टी बाई एप्सिलॉन आर, ये आएगा। ठीक है ना? हेलो,
हेलो। या तो ये इस तरह से अपन सी इक्विवेलेंट निकाल सकते हैं इसका, अगर तुम्हारी जो डाइलेक्ट्रिक है वो पार्शियली फिल्ड है, तो पार्शियली फिल्ड डाइलेक्ट्रिक्स के अंदर तुम इस तरह से डाल सकते हो इसको, इस तरह से कैपेसिटेंस निकाल सकते हो। ठीक है, आज बच्चे कम कैसे हैं? आज तुम्हारी क्लास चल रही है क्या? हेलो, रिप्लाई नहीं कर रहा। चलो, तो सीक्वेलेंट में तो तुम्हें जो टर्म्स दिख रही हैं, ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी माइनस टी प्लस टी बाई एप्सिलॉन आर, है ना? तो इसके अंदर तुम्हें नीचे दो टर्म्स दिख रही है, एक तो ये वाली टर्म देखो, और एक ये वाली टर्म। ठीक है, ऊपर वाली टर्म वही तो है, ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी होता है नॉर्मली सी, है ना? ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी होता है, लेकिन पार्शियली फील्ड के अंदर क्या होता है, ए एप्सिलॉन नॉट तो होता ही है, नीचे ये वाली टर्म आती है एक्स्ट्रा दो टर्म्स। ये क्या शो कर रही है? ये डी माइनस टी क्या शो कर रहा है, तुम देखो। डी माइनस टी वो थिकनेस है जिसके अंदर वैक्यूम है, देखो डी है, डी में से टी घटाओगे तो कौन सी थिकनेस है, दिस प्लस दिस, है ना? तो वो कौन सी थिकनेस है, वो थिकनेस है जिसके अंदर वैक्यूम है। ठीक है, तो ये वैक्यूम की डिस्टेंस को, है ना, वैक्यूम की डिस्टेंस को शो कर रहा है ना? अच्छा, ये वाले क्या है, ये वाला क्या है, वो थिकनेस है टी, डाइलेक्ट्रिक की थिकनेस है ना? ये क्या है, डाइलेक्ट्रिक की थिकनेस है प्लस डिवाइडेड बाय में डाइलेक्ट्रिक का जो भी परमिटिविटी है वो है एप्सिलॉन आर। ठीक है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है। तो ये टर्म्स को तुम देखते हुए, अगर इसके अंदर मान लो दो या दो से ज़्यादा मैं अगर डाइलेक्ट्रिक्स लगाता हूँ इसके अंदर, तो भी तुम फॉर्मूला डिराइव कर सकते हो और फाइनल रिजल्ट इसके जैसा ही आएगा। कि अगर ये तुम्हें पता लग गया कि ये फॉर्मुलेशन इसकी ऐसी होती है, ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन वो डिस्टेंस जो जो ओनली वैक्यूम की डिस्टेंस को कवर कर रहा है, और वो डिस्टेंस जो डाइलेक्ट्रिक की डिस्टेंस डिवाइडेड बाय उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ठीक, तो ये चीज़ें अगर तुम्हें समझ आ गई तो तुम दो या दो से ज़्यादा डायलैक्ट्रिक भी डाल दोगे इसके अंदर, तो भी तुम इजीली फॉर्मुलेशन बना सकते हो, फॉर्मूला डिराइव कर सकते हो। ठीक है, तो से सबको फॉर्मूला समझ में आया? अगर मैं क्वेश्चन देता हूँ तो कर लोगे ना सब, सीक्वेंट निकाल लोगे? ठीक है, फिर चलो इसका मैं दो फॉर्मूले लिखता हूँ। ठीक है, तो तुम्हें वो चीज़ समझ में आएगी कि अगर मैं दो, एक से ज़्यादा डायलैक्ट्रिक डाल दूँ तो क्या होगा। तो कंपेयर करना भी इसके अंदर देख सकते। सबसे पहले जो सिंगल डाइलेक्ट्रिक डालूंगा उससे क्या होगा, ये मानो सिंगल डाइलेक्ट्रिक डाला, उससे क्या होगा? अगर मैं मल्टीपल डाइलेक्ट्रिक्स डालता हूँ, एक से ज़्यादा, जैसे एक डाइलेक्ट्रिक ये डाल दिया, एक डाइलेक्ट्रिक ये डाल दिया, डाइलेक्ट्रिक हम कितने भी डाल सकते हैं, एन नंबर ऑफ डाइलेक्ट्रिक्स, एन नंबर ऑफ। ठीक है, तो क्या फॉर्मूला है? ठीक है, ये चीज़ देखनी है हमें। तो इसमें मैंने बोला था इसकी थिकनेस अगर टी है, इसकी थिकनेस अगर टी है ना, और इनकी थिकनेस मान लेता हूँ टी वन है, टी टू है, टी थ्री है, अप टू टी एन है ना, एन कैपेसिटर है इसके अंदर अगर। ठीक है, तो इसमें अगर मैं ये डी थिकनेस थी, इसकी डी डायमेंशन थी टोटल कैपेसिटर की, पहले प्लेट कैपेसिटर की, और इसकी भी डी डायमेंशन है। तो इसके अंदर जो फॉर्मूला आया था अभी डिराइव किया हमने सी इक्विवेलेंट, वो कितना आया, ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन जो बची हुई डिस्टेंस है वैक्यूम ने जो कवर की है, कितनी की है, ये जो वैक्यूम ने कवर किया है वो कितनी की, डी माइनस टी, और जो इस डाइलेक्ट्रिक मीडियम ने कवर की है वो कितनी की है, टी डिवाइडेड बाय में इस डाइलेक्ट्रिक की परमिटिविटी, डाइलेक्ट्रिक परमिटिविटी। सबको समझ में आया? ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन वैक्यूम की डिस्टेंस डिवाइड प्लस थिकनेस इसकी डिवाइडेड बाय में एप्सिलॉन। यहाँ पे भी सोचो एक प्रकार से, यहाँ पे इस जो ये वैक्यूम है ना, वैक्यूम का परमिटिविटी भी इससे डिवाइड है, क्योंकि वैक्यूम का परमिटिविटी रिलेटिव परमिटिविटी 1 होता है, वो एक प्रकार से इससे डिवाइड में ही है ना, उसको अपने मेंशन नहीं करते हैं, लेकिन वो एक प्रकार से इसमें डिवाइड में ही है, डी माइनस टी के। जो बचा हुआ थिकनेस है उसका डाइलेक्ट्रिक, रिलेटिव डाइलेक्ट्रिक में जो है वो कांस्टेंट है, वो भी इससे डिवाइड के अंदर ही है। ठीक है ना? तो इसका कैसे बना सकते हो, कोई बताएगा सीक्वेंट इसका कैसे बनेगा? सबसे पहले तो ये थिकनेस वाली टर्म्स लिख लो, ये सारे नीचे ये जो थिकनेस वाली टर्म्स है वो क्या आएगी, सबको पता लग रहा है इसकी, एप्सिलॉन आर वन है, एप्सिलॉन आर टू है, एप्सिलॉन आर थ्री है, इस तरह से है। तो वो क्या टर्म्स आएंगी, टी बाई एप्सिलॉन आर वन प्लस टी बाई एप्सिलॉन आर टू
प्लस टी बाई एप्सिलॉन आर थ्री, ये अप टू चलता रहे, डिवाइडेड बाई में, हाँ T1 T2 टी एन एप्सिलॉन आर है। ये सबको समझ में आया ये वाली टर्म, एन टर्म्स था, अगर तुम्हारे पास एन डाइलेक्ट्रिक्स है, ठीक है। और जो बची हुई डिस्टेंस क्या होगी कोई बताएगा, जिसके डिवाइड बाई में वन आएगा, वो जो बची हुई डिस्टेंस, हाँ ये वो जो बची हुई टर्म, एन, ये वाली ब्रैकेट करोगे फिर इसको क्लोज करोगे, ठीक है। ये वाली टर्म, ये सबको समझ में आया फॉर्मुलेशन, अगर एन डाइलेक्ट्रिक्स लगाते हैं तो सबको समझ आया। ठीक है, मैं क्वेश्चंस देता हूँ, ट्राई करना, ठीक है। करो जल्दी इसको, कैलकुलेट सी इक्विवेलेंट इसका निकालो इसमें। एक हो तो भी निकाल लोगे, दो है तो भी निकाल लोगे, कोई दिक्कत नहीं है ना, फॉर्मूला यूज करना। हुआ सबका, कैसे निकालोगे सी इक्विवेलेंट, ए एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय में, ठीक है, डी वन, मतलब इसकी जो थिकनेस है, ठीक है, इसकी थिकनेस कितनी है, D/4 डिवाइडेड बाय में 2, प्लस इसकी थिकनेस कितनी है, D/4 डिवाइड बाय में 4, प्लस जो बची हुई थिकनेस है, बची हुई थिकनेस कितनी है, दिस, तो सिंपल से डी माइनस D/4 प्लस D/4, D/4 प्लस D/4 D/2 हो जाएगा, D/2 डी में से बताओगे तो बचा हुआ कितना है, D/2 आएगा, D/2, इसके डिवाइड में तो 1 होता है, पता ही है सबको, कितना आएगा ए एप्सिलॉन नॉट, ये कितना बचेगा भाई, डी कॉमन ले लो सब में से, यहाँ पे कितना बचेगा 1/8, ये बचेगा 1/16, ये बचेगा 1/2, सोल्व कर लोगे, कौन सा, डी माइनस D/2 कितना होता है, डी, तुम्हें एक कोई चीज़ दी उसमें से आधी ले ली तो आधी बचेगी ना, तो इसको सोल्व करो कितना आएगा, 16 LCM आएगा, ठीक है, और 2 प्लस 1 प्लस 8 है ना, 11 है ना, कितना आएगा इसका सी इक्विवेलेंट, ए एप्सिलॉन और 11D 16/11 है ना, ये आएगा, ये आ रहा है सबका, बाकी लोग रिप्लाई कर, जिसको डाउट हो हैंड रेस कर सकता है, तो किसी को डाउट है, ठीक है, चलो एक प्रॉब्लम और देता हूँ, देखते हैं कितने लोग करते हैं, पैरेलल सीरीज के कॉन्सेप्ट सबने देख लिए हैं।
ठीक है, इस तरह से दो डाइलेक्ट्रिक डाले हैं मैंने, इसकी ए है यहाँ पे, ठीक है, और हाफ हाफ पोर्शन कवर कर रहे हैं, ए बाई टू, ठीक है। फिर डी डिस्टेंस है, इसका एप्सिलॉन आर की वैल्यू 2 है, इसकी एप्सिलॉन आर की वैल्यू 3 है ना। कैलकुलेट सी इक्वलेंट क्या होगा, सोचो। उस फॉर्मूले से नहीं होगा, ये ध्यान रखो। हाँ पैरेलल है दोनों, पैरेलल है, तो इसको बना लो ना, ये पैरेलल है तो इसके दो एंड हैं, ये और ये, तो एक कैपेसिटेंस तो ऐसा है और एक कैपेसिटेंस ऐसा है, ऐसे ही तो है भाई। इसका कैपेसिटेंस निकाल लो, इसका कितना आएगा, ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन, है ना। अब ए नहीं है इसका एरिया, जो इस ये वाला जो कैपेसिटेंस इसका एरिया ए बाई टू है ना, तो इसका एरिया लिख दो ए बाई टू एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी, ठीक है। तो डी इसकी थिकनेस कितनी है, डी है, लेकिन एप्सिलॉन आर भी टर्म आएगी, एप्सिलॉन आर कितनी है इसकी, टू, तो टू ही आएगा मल्टीप्लाई में। इसका कैपेसिटेंस कितना है, ए बाई टू, है ना, एप्सिलॉन नॉट, इसका कितना है, 3 डिवाइड बाई डी। सबको समझ में आया कैपेसिटेंस दोनों का निकालना, ठीक है। दोनों पैरेलल में है, जोड़ दो इनको, तो जोड़ोगे कितना आएगा, ए बाई टू एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी 5, ठीक है सबका क्या। किसी को डाउट इसमें, ये पैरेलल, इसमें पैरेलल का कॉन्सेप्ट लगेगा, जो पिछला था वो सीरीज वाले थे, सारे डायलेक्ट्रिक्स लगे थे, ठीक है। अच्छा इसमें ही और दे देता हूँ मैं क्वेश्चन जैसे, यहीं पे बना देता हूँ। 3 डायलेक्ट्रिक हो गए, ठीक है अब तुम्हारे। इसकी ई आर की वैल्यू तुम्हें दे दी 4, और ये डिस्टेंस दे दी डी बाई टू, ये भी दे दी डी बाई टू। करो कैलकुलेट सारा। यही तो करना है, अरे भाई यही तो करना है, निकाल लो ना इसकी, इसकी कितनी आएगी, ए एप्सिलॉन नॉट, ए बाई टू, सॉरी ए बाई टू एप्सिलॉन नॉट, है ना, 2 है अपॉन डी, 2 से 2 कैंसिल आएगा, ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी, इसका कितना आएगा 4, ए बाई टू है यहाँ पे, और यहाँ का डिस्टेंस भी कितना है, डी बाई टू है ना, ये भी ध्यान रखो। तो अगेन ये बाई टू है और ये बाई टू है, ये तो आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो इसका आएगा 4 ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी, इसका कैपेसिटेंस। ये सबको समझ में आया, और इसका कैपेसिटेंस कितना आएगा, ए बाई टू एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, इसके साथ कितना 3 है अपॉन डी, कितना है इसका, डी बाई टू है, यहाँ से कैंसिल, तो कितना आएगा 3 ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी। 3 कैपेसिटर मिलके तुम्हें ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी, 4 ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी और 3 ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी, तीनों को सोल्व कर लो भाई। इसको कुछ मान लो एक बार, ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी को कुछ मान लो, सी मान लो, जैसे सी नॉट मान लो, हो जाएगा ना, तो सोल्व कर सकते हो ना। इसको सी नॉट मान दिया, तो ये कितना हो जाएगा, अगर ये सी नॉट है तो 4 सी नॉट हो जाएगा, और ये हो जाएगा 3 सी नॉट। इसको सोल्व कर लो सारे, ये दोनों किसमें है, सीरीज में, तो इनका कितना आएगा 4 2 जा 12, 4 3 7, 12/7 सी नॉट, ठीक है। तो ये कैसा बनेगा, सी नॉट 12/7 सी नॉट, और 12/7 और सी नॉट दोनों को पैरेलल है, दोनों जुड़ जाएंगे सीधा, जब दोनों जुड़ेंगे तो आएगा 19/7, दोनों को जोड़ोगे तो आएगा 19/7 सी नॉट। सी नॉट की वैल्यू पुट कर दो, फाइनल रिजल्ट आएगा 19/7 ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी। क्या सबका यही आ रहा है, ये लेट किया है कैलकुलेशन इजी के लिए, ठीक है।
कर लोगे सारे? सर इसी में एक चीज़ चेंज और कर देते हैं। इसको मिटा दो यहाँ से, ठीक। अब करो सारे, कितना आ रहा है? अब कितना आ रहा है देखो। A/2 इसका है, ठीक है। ये पूरा ये है। कर लोगे ना कैलकुलेट इसका? भाई पहले सीरीज में आएगा, फिर ये दोनों पैरेलल हो जाएंगे, ऐसा बनेगा। इन दोनों को जोड़ दो सीधा, फिर इसके साथ सीरीज में लगा दो, हो जाएगा। हो जाएगा सबका ये। इसको होमवर्क प्रॉब्लम डाल लो, ठीक है। ये कर लेना। चलो, वैसे अपना सीबीएसई के अकॉर्डिंग तो सिलेबस हो गया कंप्लीट पूरा, ठीक है। अगर हम सीबीएसई का देखें तो सेकंड चैप्टर कंप्लीट हो गया है, लेकिन एनसीईआरटी के अंदर ना एक दो क्वेश्चंस हैं, अच्छे क्वेश्चंस, जिनके लिए तुम्हें थोड़ा सा कॉन्सेप्ट चाहिएगा डायलेक्ट्रिक्स की, तो वो देख लो उसके लिए। वो कर लोगे ना क्वेश्चन सारे, होमवर्क प्रॉब्लम है, सारे कर लोगे? होमवर्क प्रॉब्लम कर लोगे सारे? और चलो, ये तो, हाँ कोई नहीं, वो होमवर्क प्रॉब्लम है, तुम देख लेना, ठीक है, मैच कर लेना इसमें। अच्छा, तो इसके बाद हम देखते हैं डाइलेक्ट्रिक का इफेक्ट। मतलब डाइलेक्ट्रिक का इफेक्ट है वो, अगर हम दो तरीके से इफेक्ट देख सकते हैं डाइलेक्ट्रिक का, है ना। अभी अभी तो हम क्या पढ़े हैं, जैसे एक कैपेसिटर था, कैपेसिटर में सीधा डाइलेक्ट्रिक डाल दिया तो कैपेसिटेंस क्या होगा। सबको समझ आया था ये, कि भाई कैपेसिटर था, कैपेसिटर में डाइलेक्ट्रिक डाल दिया तो क्या होगा। तो तुम देख रहे हो मैंने कैपेसिटर को किसी चीज़ से कनेक्ट नहीं कर रहा था, कर रखा था? नहीं कर रखा था, ओपन था ऐसे। तो जहाँ ये ओपन होता है ना कैपेसिटर इस तरह से, है ना, जिससे मैं कोई चीज़ से कनेक्ट नहीं कर रहा था, किसी चीज़ से कनेक्ट नहीं कर रखा मैंने इसको, है ना, ओनली ओपन ऐसी तरह से कैपेसिटर, इनको आइसोलेटेड कैपेसिटर बोलते हैं, आइसोलेटेड कैपेसिटर, ठीक है। ये किसी चीज़ पे डिपेंड नहीं कर रहे, अकेले आइसोलेटेड है, ठीक है। इनको पहले ही कोई चार्ज देके छोड़ दिया, उसके बाद में तुम इस पे डाइलेक्ट्रिक डाल रहे हो तो इस पे क्या फर्क आ रहा है, ये चीज़ें हमें ऑब्जर्व करनी है। तो डाइलेक्ट्रिक हम इफेक्ट हम दो तरीके से देखेंगे, है ना, कि कुछ कुछ क्वेश्चंस में तुम्हें बोलता है कि आइसोलेटेड डाइलेक्ट्रिक, आइसोलेटेड कैपेसिटर है ना, तो उसके अंदर डाइलेक्ट्रिक डालोगे तो क्या फर्क आएगा, ठीक है। कई बार बोलता है कि जो कैपेसिटर है ना, वो उसके अंदर ने कुछ वोल्टेज दे रखी है पहले, जैसे मान लो यहाँ पे कैसा होगा, यहाँ पे ऐसा होगा कि कैपेसिटर है, इसको तुमने पहले चार्ज दे रखा है कुछ ना कुछ, फिर तुम उसके बाद में क्या करोगे, इसके अंदर डाइलेक्ट्रिक डालोगे, जो डाइलेक्ट्रिक है वो अब इसके अंदर डालोगे। सबको समझ में आया ये चीज़? ये है आइसोलेटेड कैपेसिटर, ठीक है। इसका मतलब बड़ा बना देता हूँ सबको समझ में। आइसोलेटेड कैपेसिटर में कैसा होगा, एक कैपेसिटर होगा, कोई कनेक्शन नहीं होगा ऐसे, और फिर एक डाइलेक्ट्रिक लेके आएंगे, फिर उसके अंदर डाल देंगे इस तरह से, ठीक है। अब क्या है, एक होता है बाइस्ड कैपेसिटर, है ना, बाइस्ड। बाइस का मतलब पता है किसी को क्या होता है? या वोल्टेज जुड़ा होता है कैपेसिटर के साथ है, मतलब जो कैपेसिटर तुम्हें पहले ही गिवन होगा, बस उसके साथ कुछ ना कुछ ऐसे बैटरी दिखा दी, बैटरी कनेक्टेड है ना, ये कनेक्टेड विद बैटरी बोल सकते हो, या वोल्टेज बोल सकते हो, ठीक है। तो अब डाइलेक्ट्रिक डालोगे इसके अंदर तुम, ठीक है, चार्जेस हैं यहाँ पे भी। अब तुम इसमें डाइलेक्ट्रिक डालोगे तो क्या इफेक्ट आएगा, क्या, और इसमें क्या इफेक्ट आएगा, क्या सेम इफेक्ट आएगा? इस, क्या इसमें डाइलेक्ट्रिक डालोगे और इसमें डाइलेक्ट्रिक डालोगे, क्या सेम इफेक्ट आएगा? सोच सकते हैं इसके बारे में, क्या सेम इफेक्ट आएगा? सोच सकते हो इसके बारे में? एक बार बैटरी कनेक्टेड है, एक बार ये आइसोलेटेड कैपेसिटर है, रीजन सोचो क्यों आएगा अलग?
हाँ, तो उससे उससे क्या होगा, जैसे मैं अगर यहाँ पे जैसे मैं पोटेंशियल इसको कनेक्ट करके नहीं रख रहा था, तो यहाँ मैंने इसको पोटेंशियल कनेक्ट करके रख रहा है। इसमें क्या होगा, इस कंडीशन में क्या होगा, इस कंडीशन में जो वोल्टेज है ना, जो डायरेक्ट जो कैपेसिटर जो इस कैपेसिटर के आसपास जो वोल्टेज है वो फिक्स रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। समझ रहे हो ना, वोल्टेज चेंज नहीं होगा, वो वोल्टेज है वो सेम रहेगा। ये समझ में आई सबको बात, कि भाई बैटरी तुमने कनेक्ट करके छोड़ रखी है, जब तुम डायरेक्ट डालो चाहे ना डालो, इसके अलावा जो वोल्टेज होगा वो सेम रहेगा, फिक्स रहेगा, है ना, वी सेम। यहाँ पे क्या होगा भाई, वोल्टेज कुछ बैटरी सोर्स लगा नहीं लगा तो वोल्टेज बदलेगा, इसका पक्का बदलेगा, वोल्टेज चेंज होगा, लेकिन इसमें फिक्स क्या रहेगा भाई, इसमें वोल्टेज फिक्स रहेगा, वोल्टेज बैटरी लगा रखी है। यहाँ पे तुमने क्या, यहाँ पे आइसोलेटेड का मतलब है तुमने पहले इसको चार्ज कर रखा है, ठीक है, बैटरी हटा दी, तो ये जो चार्ज है, ये चार्ज इसके अंदर से चेंज नहीं होंगे, चार्ज फिक्स रहेंगे, तो तुमने जितना चार्ज दिया था, क्योंकि इस पर बैटरी सोर्स है ही नहीं, अगर बैटरी सोर्स होता तो चार्ज ले लेता वापस दे देता, चार्जेस चेंज हो जाते, लेकिन अब चार्ज जितने थे उसके पास उतने ही रहेंगे, वो नहीं बदल सकते, तो यहाँ पे क्या फिक्स रहेगा, चार्ज, चार्ज सेम रहेगा। ये सबको समझ आई बात। इसके अंदर चार्ज चेंज हो सकते हैं, क्यों हो सकते हैं, क्योंकि बैटरी लगी है, इस ये इसके अंदर डालोगे तो इसको अगर ज़्यादा रिक्वायरमेंट की होगी तो चार्ज दे भी देगा ही, और अगर रिक्वायरमेंट कम होगी तो वापस भी ले लेगा, तो बैटरी का काम ही है ना, चार्जेस को मूव कराते रहना, जितनी रिक्वायरमेंट है उतनी बैटरी को देता रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, चार्ज चेंज होता रहेगा, ठीक है, क्यों, चेंजेस, और यहाँ पे क्या होता रहेगा, क्योंकि चार्जेस सेम है और तो इसलिए यहाँ पे वोल्टेज चेंज होता रहेगा। ये क्या सबको समझ में आई बात जो मैंने बताई है, ठीक है। अब देखो, इतनी सी बात अगर तुम्हें पता लगी तो तुम आराम से निकाल सकते हो, क्योंकि मेरे को कैपेसिटर का पता है कि कैपेसिटर कैसे काम करता है, जो कैपेसिटेंस होती है सी, है ना, सबको पता है ये क्या होता है, क्यू बाई डेल्टा वी होता है, या क्यू बाई वी होता है, पोटेंशियल डिफरेंस को वी लिख रहा हूँ एक बार, वी का मतलब यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस ही है, ठीक है, डेल्टा वी लिखने की जरूरत भी नहीं है, वी का मतलब पोटेंशियल डिफरेंस। तो सी इज इक्वल टू क्यू बाई वी हमें फॉर्मूला पता है, उसी का यूज करना और कुछ नहीं करना, अब सब चीज़ें समझ में आ जाएगा तुम्हें इसी फॉर्मूला से। कैसे आएगा, यहाँ पे देखो, अगर मैं इस तरह से इसमें डायरेक्टली डालता हूँ, इसके अंदर क्यू रह रहा है सेम, वी हो रहा है चेंज, यहाँ पे देखो, है ना, अगर तुम सी इज इक्वल टू क्यू बाई वी लगाओ, ठीक है, तो तुम क्या कर रहे हो, क्यू को सेम रख रहे हो, इसको फिक्स रख रहे हो, इसको चेंज नहीं कर रहे, लेकिन वी को चेंज कर रहे हो, वी को चेंज कर रहे हो, इसको फिक्स रखे हो, तो कांस्टेंट क्वांटिटी, इस पर डिपेंडेंसी नहीं है, तो सी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वी है, मतलब वी को अगर तुम चेंज करोगे तो सी भी चेंज होगा, वी को बढ़ाओगे सी घटेगा, और वी को बढ़ाओगे तो सी। समझ में आ रही है बात सबको। अब ये चीज मत सोच लेना कि सी ये ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी है, वो सी ये नहीं है, सी ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी इंटू सी आर भी है, ई आर भी है यहाँ पे, ई आर भी मल्टीप्लाई होगा, जैसे जैसे तुम इसके अंदर लेके आओगे ना, जैसे जैसे इसके अंदर लेके आओगे, धीरे 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 इसका कैपेसिटेंस चेंज होगा, क्यों, मैंने न्यूमेरिकल्स तुम्हें इसीलिए करवाए हैं वो सारे, तुम देखोगे कि कैपेसिटर अगर तुम आधा लगाओगे तो कम कैपेसिटेंस आएगा, पूरा लगाओगे तो मैक्सिमम कैपेसिटेंस आएगा, ठीक है, पार्ट्स में धीरे धीरे धीरे, अगर इसको धीरे धीरे इसके अंदर एंटर कराओगे ना, तो कैपेसिटेंस धीरे धीरे बढ़ेगा, और पूरा जब फिल आउट हो जाएगा इसके अंदर, तो वो एक कांस्टेंट रहेगा, उसके बाद कुछ चेंज नहीं होगा, ठीक है, वो वहाँ पे फिक्स हो जाएगा। तो तुम इसको धीरे धीरे लेके आ रहे हो, समझ रहे हो, इसको धीरे धीरे लेके आ रहे हो यहाँ पे, है ना, तो कैपेसिटेंस क्या हो रहा है धीरे धीरे, अब एक बात बताओ, इसको धीरे धीरे इसके अंदर लेके आ रहे हो तो कैपेसिटेंस इंक्रीज हो रहा है, नेट कैपेसिटेंस, वो इंक्रीज होगा तो इसका पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, यहाँ से देख लो भाई, अगर ये इंक्रीज करोगे तो पोटेंशियल डिफरेंस धीरे धीरे घटता रहेगा, ठीक है, तो इस कैपेसिटर को धीरे धीरे अंदर लेके आओगे, कैपेसिटेंस बढ़ेगा, नेट कैपेसिटेंस बढ़ेगा, तो ये सी क्या हो वी क्या हो जाएगा, घट जाएगा। ये बात सबको समझ में आई, ठीक है, तो जैसे जैसे इसको अंदर लेके आओगे सी बढ़ेगा, वी घटेगा, और इसको जैसे जैसे बाहर लेके जाओगे यहाँ से, सी घटेगा, वी बढ़ेगा। ये सबको बात समझ में आई, इतनी बात, हेलो, ठीक है, तो बस वही चीज़ें अपने को देखनी है, ठीक है, तो अगर मैं इसको अंदर पूरा फिल आउट कर दूँ, इसके अंदर पूरा फिल आउट कर दूँ, इसके अंदर पूरा इसको फिल कर दूँ, तो कैपेसिटेंस कितना टाइम्स बढ़ जाएगा, अरे भाई अगर इसको मैं पूरा फिल कर दूं इसके अंदर ई आर टाइम्स, तो अब ये सी कितना हो जाएगा, ई आर टाइम्स हो जाएगा, ई आर टाइम्स सी, क्यू तो फिक्स है, क्यू नहीं चेंज हो सकता, वी कितना हो जाएगा अब,
भाई अब दोनों चीज़ इक्वल है, इक्वल कराने के लिए अगर ई आर इधर मल्टीप्लाई किया तो ई आर इधर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, सिंपल सी बात है ये तो। भाई अगर ई आर इधर मल्टीप्लाई किया तो इधर भी करना पड़ेगा मैथमेटिकली। तो अब तुम देख रहे हो अगर सी को ई आर टाइम्स बढ़ाता हूँ तो वी क्या होता है, ई आर टाइम्स घट जाता है, वी अपॉन ई आर हो जाता है। ठीक है, समझ में आ रहा है सबको? तो इसका मतलब आफ्टर, अगर आफ्टर वाले को मैं वी डैश देता हूँ, वी डैश, तो अगर ये पूरा इसके अंदर डाल दूँ तो वी डैश हो जाएगा। वो कितना हो जाएगा, जो ओरिजिनल वी था इसका पहले वाला, है ना, वी डिवाइडेड बाय में कितना हो जाएगा, एप्सिलॉन आर। ये सबको समझ में आया? ये इसका एक रिजल्ट है, ये इसका एक रिजल्ट है ना। वी चेंजेस, कितना चेंज होगा, वी अपॉन एप्सिलॉन। दो रिजल्ट सबको समझ आए, क्यू सेम रहेगा, पोटेंशियल इस तरह से अगर ई आर बढ़ेगा मतलब अंदर लेके आओगे, ठीक है, तो वी घटेगा। सबको समझ में आया? ये दोनों रिजल्ट सबको समझ में आए? ये यूज़ करना है, कुछ कुछ न्यूमेरिकल्स होते हैं ना, आपको यूज़ करना होता है ना। आइसोलेटेड कैपेसिटर वहाँ मेंशन होगा स्पेशली कि आइसोलेटेड कैपेसिटर है। इस कैपेसिटर को धीरे धीरे अंदर लेके आ रहे हैं, ठीक है, अंदर फिल कर दिया इसके, तो क्या हो, ये सबको समझ आया? अच्छा, चलो, सेकंड पार्ट क्या था कि वी सेम रहेगा, वी सेम रहेगा। इसका ये रिजल्ट था कि वी सेम रहेगा। अब सिंपल सी बात है, यही फॉर्मूला लगाओगे और तो कोई लगा ही नहीं सकते। अब वी सेम रहेगा, अगर वी सेम रहेगा, इसको फिक्स कर दिया मैंने, इसको फिक्स कर दिया था, ये भी फिक्स है ना। तो सी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यू। अगर मैं इसके अंदर ये डाल देता हूँ तो एप्सिलॉन आर सी और एप्सिलॉन आर क्यू, ये हो जाएगा, ऐसे ही हो जाएगा ना। तो सी बढ़ा तो क्यू भी बढ़ जाएगा। तो इसका मतलब जो क्यू डैश आएगा, जो नया क्यू डैश आएगा, वो एप्सिलॉन आर टाइम्स क्यू आएगा, ये आर टाइम्स बढ़ जाएगा। ये सबको समझ में आया? भाई ये सी डैश है नया, तो ये क्यू डैश है, ये सी डैश है, ठीक है। ये क्योंकि सी डैश का तो हमें पता ही है, हमने बहुत पहले से पढ़ लिया था कि कैपेसिटेंस में तुम ये डालोगे यार तो वो कैपेसिटेंस तो डेफिनेटली बढ़े ही बढ़ेगा, वो डेफिनेटली बढ़ेगा, उसको नहीं रोक सकते हम। ठीक है, पर हमें ये देखना है कि वोल्टेज और चार्जेज हैं वो कैसे दोनों में, आइसोलेटेड में और बाइस कैपेसिटर के अंदर किस तरह से चेंज होते हैं। तो यहाँ पे वोल्टेज क्या होता है, यहाँ पे वोल्टेज बढ़ता है जब ई आर बढ़ता है, और यहाँ पे चार्ज बढ़ता है जब ई आर बढ़ता है। समझ में आया? तो इसको तुम सोच भी सकते हो। यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, चलो ये तुम्हें ज़्यादा इजी समझ आएगा। अब कोई सोच रहा होगा, मैंने बोला था स्टार्टिंग में ही कि चार्ज यहाँ पे फिक्स नहीं होता है। क्यों नहीं होता? देखो, जैसे जैसे तुम ई आर को अंदर लेके आओगे तो चार्ज क्या होगा, इसमें बढ़ता रहेगा। अभी ज़्यादा एक्स्ट्रा चार्ज लेके कहाँ से आएगा, बताओ कोई? भाई चार्ज बढ़ रहा है ना, ये एक्स्ट्रा चार्ज लेके कहाँ आया, पहले क्यू था अब क्यू डैश हो गया, वो कहाँ से लेके आया एक्स्ट्रा चार्ज? ये कैपेसिटर को एक्स्ट्रा चार्ज मिला कहाँ से? इससे, बैटरी से। तो सबको समझ आया कि नहीं आया? हेलो, बैटरी निकाल लगाने का मतलब समझ गए ना तुम? पोटेंशियल तो सेम रखेगा ही, एक्स्ट्रा चार्ज को भी प्रोवाइड करेगा। जो चार्ज बढ़ रहा है ना उसको भी तो ये बैटरी प्रोवाइड कर रहा है ना। अच्छा, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे क्यों सेम है? क्यों तो सेम है क्योंकि बैटरी तो है नहीं इसके पास में, चार्ज तो हमेशा ही सेम रहेगा इसके पास, चार्ज कहीं जा ही नहीं सकता। लेकिन वोल्टेज यहाँ पे क्या हो रहा है, घट रहा है। वोल्टेज यहाँ पे घट रहा है, क्यों घट रहा है वो सबको पता है क्यों घटता है। भाई अगर तुम आइसोलेटेड के केस तो हम बहुत सारे पढ़ चुके हैं पहले ही, जब तुम डाइलेक्ट्रिक को डालते हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड घट जाती है, सबको पता है। तो तुम डाइलेक्ट्रिक को डालोगे तो इसके अंदर, डाइलेक्ट्रिक के अंदर, जो मैंने कल ही पढ़ा है, डाइलेक्ट्रिक के अंदर डाइलेक्ट्रिक सीधा डाल दोगे आइसोलेटेड कैपेसिटर में तो इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर की घट जाएगी। जब इलेक्ट्रिक फील्ड घट जाएगी तो पोटेंशियल डिफरेंस भी घट जाएगा। ठीक है ना? ठीक है, तो दोनों चीज़ समझ में आई सबको? ठीक है, ठीक है, तो बस ये यहीं तक था, और अपना यहाँ पे चैप्टर वैसे फिनिश है। कहीं कई बार क्या पूछता है इसमें, मैं एक फॉर्मूला लिखा देता हूँ, ठीक है, इसका डिस्कशन काफ़ी लंबा हो जाएगा, मैं फॉर्मूला डायरेक्ट लिखवा देता हूँ। यहाँ पे क्या बोलता है कि जैसे अगर तुमने, जैसे ये पहले खाली था बिल्कुल, और तुमने फिर उसके अंदर ई आर का कैपेसिटर डाल दिया, है ना, तो जो इसके अंदर एनर्जी का चेंज आएगा भाई, जो पहले इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी थी और डालने के बाद जो पोटेंशियल एनर्जी थी, डालने के बाद पोटेंशियल एनर्जी कम हो जाती है, सबको पता है। भाई जब तुम डाइलेक्ट्रिक डाल जाओगे तो 1/E r टाइम्स कम हो जाएगी, नहीं हो जाएगी? हेलो, कल का डाइलेक्ट्रिक का जो टॉपिक पढ़ा था हमने, कल जो मैंने पढ़ाया था लास्ट, और कल का क्या, परसों में भी मैंने ये बताया हुआ है। एनर्जी किसके बराबर होती है, बताओ? 1/Q² बाई ए एप्सिलॉन, इसके बराबर होती है।
अगर तुम कोई डाइलेक्ट्रिक मटेरियल डालोगे तो मैंने बोला एप्सिलॉन की ओ नोट जहाँ पे होता है वहाँ पे एप्सिलॉन आर की टर्म एक और आ जाती है ना। मैंने पूरा बताया था, इलेक्ट्रिक फील्ड घटती है, पोटेंशियल घटता है, फिर ये एनर्जी भी घटती है ना। तो जब तुम ई आर डाल दोगे इसके अंदर तो पोटेंशियल एनर्जी जो फाइनल है वो घट जाएगी भाई। तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी कितनी थी, ये थी। अगर मान लो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी यू यू है, यू ये मान लो इनिशियल, तो यू फाइनल कितनी है, यू बाई ई आर। ठीक है, तो डेल्टा पोटेंशियल एनर्जी का चेंज कितना आया, ये सिंपल सी बात है, इनको घटा दो, यू एफ माइनस यू इनिशियल, है ना। सॉरी, यू इनिशियल माइनस यू एफ, ये जो भी हमें मतलब अगर तुम्हें जैसे हीट अगर मैं, अच्छा इसमें भी दो क्वेश्चन बनते हैं। डेल्टा पोटेंशियल एनर्जी तो सही है, तुम ऐसे ही करो, यू फाइनल माइनस यू इनिशियल करो, डेल्टा पोटेंशियल एनर्जी फाइनल में से इनिशियल घटाओ। लेकिन अगर तुम्हें पूछ रहे हीट कितनी जनरेट हो रही है, हीट जनरेट का मतलब भाई तुमने, तुम्हारे पास यू था सिस्टम के पास पहले, और फाइनल तुम्हारा कम हो गया यू। हाँ, अगर तुम्हें मान लो मैं कुछ एनर्जी दे रहा हूँ और तुम्हारा एनर्जी फिर कहीं पे कम हो गया बाद में, थोड़ी देर बाद में, तो इसका मतलब क्या है, तुम्हारा बचा हुआ एनर्जी गया कहाँ पे, किसी चीज़ में लॉस हो गया तुम। ठीक है, तो जब तुम डायलेक्ट्रिक इसके अंदर डालोगे तो कुछ ना कुछ एनर्जी लॉस हुआ है। ठीक है, कितना लॉस हुआ है, यू माइनस यू बाई ई आर, है ना। तो इसमें लॉस भी निकाल सकते हो, एनर्जी का लॉस कितना निकलेगा, यू माइनस यू बाई ई आर। ये सबको समझ में आया, इतना लॉस हो जाएगा भाई। यू की वैल्यू तो निकाल सकते हो इस फॉर्मूले से, ये तो सबको पता है ना, ये ई आर को हटा देना यहाँ से, यू ओनली, क्योंकि यू है ओनली यू। ठीक है, हाफ क्यू स्केयर बाई टू एप्सिलॉन, और भी यू के मैंने फॉर्मूले लिखाए हुए हैं, याद करो, हाफ सी वी स्केयर, हाफ क्यू सी, इस तरह से तीन फॉर्मूले जो है, तो वहाँ पे कोई भी फॉर्मूला यूज़ करो जो तुम्हें क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है, बस ये आंसर आएगा टोटल, यू माइनस यू बाई ई आर, इसको लिख सकते यू वन माइनस वन बाई ई आर। ठीक है, सबको समझ में आया, ऐसे निकाल दोगे लॉस। कई बार इसमें लॉस पूछ लेता है आइसोलेटेड कैपेसिटर में। क्या सबको समझ में आया, ठीक है। अच्छा, यहाँ लॉस पूछ लेता है, और कभी जेई वालों और नीट वालों को क्या पूछ लेता है, जैसे इसको चार्ज देना था ना यहाँ से, भाई तुम इसके अंदर लेके जाओगे तो इसको चार्ज बढ़ाना पड़ेगा इधर, देखो ये देखो, इसको एक्स्ट्रा चार्ज प्रोवाइड करना पड़ेगा बैटरी को, इस जो भी इसको अंदर लेके आओगे तो कितना वर्क डन करना पड़ा बैटरी को, वो भी पूछ लेते हैं कई बार। तो मैं सिर्फ बैट फॉर्मूला लिखवा देता हूँ। ठीक है, इसको देख लेना, अगर जेई के जो कोई स्टूडेंट है तुम में से जेई की तैयारी कर रहा है, ठीक है, उनके लिए ये के माइनस वन, के नहीं है यहाँ पे, एप्सिलॉन आर है। ठीक है, एप्सिलॉन, एप्सिलॉन आर माइनस वन इंटू इनिशियल चार्ज इसके अंदर क्यू नोट है, मान लो इनिशियल चार्ज क्यू नोट दे रखा है। ठीक है, और वोल्टेज तो वी फिक्स ही है, वी फिक्स है, ई आर माइनस वन फिक्स है, क्यू नोट क्या है, इनिशियल चार्ज जो तुम्हें स्टार्टिंग में दे रखा है जब ये बाहर था। ठीक है, ये वर्क डन करना पड़ता है बैटरी, इतना वर्क डन करना पड़ेगा बैटरी। ये भी कभी कभी इसमें बाइस्ट कैपेसिटर में पूछ लेता है जेई वालों को, नीट वालों को, और यहाँ पे लॉस पूछ लेता है। मेनली तुम्हें सीबीएसई वालों को ये पता होना चाहिए लॉस। क्या सबको समझ में आया डाइलेक्ट्रिक इफेक्ट इन आइसोलेटेड कैपेसिटर एंड बाइस कैपेसिटर। ठीक है, ये एनसीईआरटी में नहीं है टॉपिक, एनसीईआरटी में टॉपिक नहीं मिलेगा तुम्हें ये। ठीक है, बट क्वेश्चन मिल सकते हैं, क्योंकि कॉन्सेप्ट तो है, कॉन्सेप्ट तो तुम्हें खुद से ही करना पड़ेगा, वो एक नया न्यूमेरिकल बना के दे दें। ठीक है, तो मैं यहाँ से एनसीईआरटी ओपन करता हूँ, देखते हैं हमारा कौन कौन से टॉपिक रहेगा। सबको दिख रही है स्क्रीन, स्क्रीन दिख रही है सबको। ठीक है, तो एक एक चीज़ देखते रहना, कोई अगर चीज़ छोड़ी है इसमें से तो मेरे को बता देना। ठीक है, ये वर्क डन तो हो गया था, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी भी हो गया था, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, चलो ये टॉपिक्स तो नहीं तो हुए पड़े, पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज, ये ग्राफ मैंने बता दिया था ई और बी का। पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल भी मैंने बता दिया था, मल्टीपल चार्जेस से बता दिया था पोटेंशियल। ठीक है, पोटेंशियल सरफेस हो गया था। ठीक है, डाइपोल से मैंने होमवर्क दिया था, किसी ने किया तो देख लेना, ये डाइपोल से। ठीक है, ये डाइपोल का है, ये डाइपोल का। फिर इसके बाद में ये रिलेशन मैंने बता दी थी,
ई और डी भी, ई और बी की पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम भी हो गया था। ये सबसे पहले हमने यही किया था, ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम, उसके न्यूमेरिकल्स। फिर एक्सटर्नल फील्ड के अंदर मतलब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हो तो क्या होगा, ठीक है, डायपोल का यूनिफॉर्म। अच्छा एक टॉपिक रह गया था, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर क्या होगा डायपोल का, वो भी देखते हैं, ठीक है, अभी देखते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक ऑफ कंडक्टर्स, कंडक्टर्स पढ़ लिए थे, प्रॉपर्टीज पढ़ ली हैं सारी, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग हो गए, डाइलेक्ट्रिक और पोलराइजेशन हो गए अच्छे से, ठीक है। ये जो तुम्हें टर्म दिख रही है, पी इज इक्वल टू ये वाली टर्म, ये वाली टर्म है, ये जब हम मैग्नेटोस्टैटिक्स पढ़ेंगे ना आगे, मैग्नेटिज्म पढ़ेंगे, तब इसको मैं अच्छे से और अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है। पी इज इक्वल टू पाई ई बी। बाकी इसका एक बार यूज़ नहीं है, जितना अपना यूज़ था वो मैंने बढ़ा दिया है, जो ये वाली थ्योरी है। कैपेसिटर एंड कैपेसिटेंस तो अपना हो ही गया अच्छे से। इफेक्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक ऑन कैपेसिटर, मतलब डाइलेक्ट्रिक डालोगे तो क्या होगा, इस कॉम्बिनेशन हो गए हैं। एनर्जी स्टोर, एनर्जी स्टोर डेंसिटी, हो गया अपना, ठीक है। पेंडिग्राफ जनरेटर सिलेबस में नहीं है, बाकी मैंने इसके बारे में बताया हुआ है तुम्हें पहले। किसी को इंटरेस्ट है तो पढ़ लेना इसको, बेसिक सी चीज़ है, इतनी कोई हार्ड चीज़ नहीं है। कोरोना डिस्चार्ज के बारे में मैंने बताया हुआ है थोड़ा सा, सिग्मा वाला, सिग्मा आर वाला फॉर्मूला, ठीक है, सिग्मा आर कांस्टेंट होता है, तो देखना थोड़ा सा। चैप्टर में डाउट है किसी को? हेलो, हेलो, किसी को डाउट, किसी को डाउट? चलो एक छोटा सा टॉपिक था, एक्सटर्नल अगर इलेक्ट्रिक फील्ड हो तो, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हमने पढ़ पढ़ लिया, सब टॉर्क पढ़ लिया, वर्क पढ़ लिया। अगर नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हो तो क्या होगा, चलिए ये थोड़ा सा छोटा सा डिस्कशन है, 5 मिनट का डिस्कशन। तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने पढ़ लिया था, जैसे ये अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो अगर इसमें तुम इस तरह से कोई डाइपोल को रखते हो, तो तुम्हें पता है यहाँ का फोर्स और यहाँ का फोर्स इक्वल होता है ना। क्यों इक्वल होता है, क्योंकि भाई इस पे सेम फोर्स लग रहा है, कितना क्यू इंटू ई, और इसका भी क्यू इंटू ई इक्वल होता है, तो इसके अंदर एफ नेट कितना होता है, 0 होता है। ये यूनिफॉर्म की बात कर रहा हूँ, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। और टॉर्क इसके अंदर कितना होता है, हमने निकाला हुआ है, कितना, पी ई साइन थीटा, ये सबको पता है ना। टॉर्क 0 के इक्वल नहीं होता है यहाँ पे, है ना। अब अगर इसके अंदर नॉन यूनिफॉर्म फील्ड हो, नॉन यूनिफॉर्म, ठीक है, तो नॉन यूनिफॉर्म का मतलब हुआ ये जो पैरेलल फील्ड दिख रही है ना, पैरेलल ना हो, कुछ इस तरह से हो, मान लो कोई सोर्स, जैसे पॉइंट सोर्स होता है, पॉइंट सोर्स की नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड्स होती हैं, है ना, जैसे कि ऐसा, ये नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड्स, ठीक है। जैसे कोई पॉइंट सोर्स होता है, तो ये एक्सटर्नल है ना। अब यहाँ पे इस किसी डाइपोल को रखते हो तुम, ठीक है, तो फिर क्या होगा वो देखना है। इसके अंदर मान लो तुमने डाइपोल को ऐसे रख दिया, इस ओरिएंटेशन, है ना। डाइपोल के भी बहुत सारे ओरिएंटेशन हो सकते हैं। मान लो डाइपोल को तुमने ऐसे रख दिया, ये माइनस क्यू है, ये प्लस क्यू है, दूसरे कलर में दिखा देता हूँ। तो बताओ इस पर सब कैलकुलेट करके देखो, इस पर फोर्स कितना है, कर सकते हो उसमें। ये माइनस क्यू है, ये प्लस क्यू है, ये डाइपोल है, यहाँ पे एक सेकंड, तो इस पर फोर्स निकाल के देखो कितना फोर्स आएगा, क्या फोर्स 0 आएगा, जैसे इसमें यूनिफॉर्म में फोर्स 0 आया था, क्या इसमें फोर्स 0 आएगा, चेक करो सर। इंडिविजुअली पार्टिकल्स पे निकाल लो ना, माइनस क्यू पे निकाल लो, डायरेक्शन लिख लो, प्लस क्यू पे निकाल लो, डायरेक्शन लिख लो, इस तरह से करेंगे। हाँ मतलब कुछ ना कुछ वैल्यू आ रही है, यही बात है ना।
हेलो। अरे अगर ऐसा डाइपोल रखोगे तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पे कोई पॉजिटिव चार्ज था, उसकी फील्ड ऐसी थी, इसको प्लस क्यू सोर्स चार्ज मान लो, ठीक है। तो इसका फोर्स इस डायरेक्शन में आएगा और इसका कैसे आएगा, इस डायरेक्शन में आएगा, और दोनों की वैल्यू अलग अलग, अगर सेम होती वैल्यू दोनों की तो बोल देते कि दिस फोर्स कैंसिल हो रहे हैं और नेट डाइपोल पे जो फोर्स है वो जीरो हो रहा है। लेकिन जो ये वाला फोर्स होगा ये वाले फोर्स से क्या होगा, ज़्यादा होगा, जो क्योंकि भाई ये वाली जो फील्ड है यहाँ पे ये वो ज़्यादा है इससे। तो नेट फोर्स किस डायरेक्शन में होगा, इस डायरेक्शन में। एक बार सबको समझ में आया, नेट फोर्स इस डायरेक्शन में होगा नेट, है ना। क्यों होगा, क्योंकि इस पे जो फोर्स लग रहा है वो इस डायरेक्शन में लग रहा है, इस पे फोर्स लग रहा है वो इस डायरेक्शन में लग रहा है ना। तो अगर मान लो इसको F1 बोलता हूँ, F2 बोलता हूँ, है ना। तो F1 F2 से ज़्यादा है, क्यों ज़्यादा है, क्योंकि ये पास है इससे फील्ड यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे ये फील्ड ज़्यादा है, ये फील्ड कम है यहाँ पे, ठीक है। तो एफ नेट की डायरेक्शन क्या है, ये वाली डायरेक्शन है, मतलब एफ नेट क्या है, डज नॉट इक्वल टू जीरो। आई बात सबको समझ में। लेकिन है ना, लेकिन टॉर्क निकालो यहाँ पे। अब जब टॉर्क निकालोगे तुम्हें पता है टॉर्क कैसे निकालते हो, इलेक्ट्रिक फील्ड और जो डाइपोल कितना एंगल बना रहा है उस पर डिपेंड करता है, साइन थीटा पे। अब भाई तुम देख रहे हो इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर है, डाइपोल भी इधर है, डाइपोल भी तो इधर है ना, डाइपोल मोमेंट भी इधर है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर है, इसी डायरेक्शन में, सेम डायरेक्शन में। कितना आएगा टॉर्क, साइन जीरो, जीरो, टॉर्क जीरो आएगा। उल्टा है जस्ट, है ना। यहाँ पे जीरो था, ये यहाँ पे कुछ वैल्यू थी, ये डज नॉट इक्वल टू, यहाँ पे टॉर्क डज नॉट इक्वल टू जीरो था, यहाँ पे एफ नेट जीरो था, यहाँ पे एफ नेट डज नॉट इक्वल टू जीरो है, टॉर्क जीरो है, ठीक है। लेकिन एक ओनली यही कंडीशन नहीं होगी नॉन यूनिफॉर्म में, एक कंडीशन और भी हो सकती है, क्या हो सकती है। अगर डाइपोल को तुम ऐसा रख दो, भाई कैसा भी रख सकते हो, डाइपोल का तो कोई भी ओरिएंटेशन हो सकता है, अगर ऐसा ओरिएंटेशन है मान लो, ऐसा रख लो मान लो, ठीक है। अभी भी इसमें सेम चीज़ है, इस पे फोर्स कुछ अलग लगेगा, इस पे फोर्स कुछ अलग लगेगा, कैंसिल नहीं कर पाएगा। एफ नॉट अगेन यहाँ पे एफ नॉट डज नॉट इक्वल टू जीरो आएगा, कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी, एफ नॉट डज नॉट इक्वल टू जीरो, है ना। और टॉर्क भी देख रहे हो तुम, कुछ एंगल बना रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड, और बी कुछ एंगल बना रहा है, थीटा एंगल बना रहा है, ठीक है ना। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, अगर ये माइनस क्यू है मान लो, ये प्लस क्यू है, तो ये बी है, तो ये एंगल कुछ बना रहा है, इसका मतलब टॉर्क कुछ ना कुछ आएगा, जीरो की इक्वल नहीं होगा। तो मतलब नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में दोनों केस हो सकते हैं, क्या, एफ नेट डज नॉट इक्वल टू जीरो, टॉर्क जीरो, या फिर एफ डज नॉट नॉट इक्वल टू जीरो एंड टॉर्क नॉट इक्वल टू जीरो, ठीक है। और यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में एक ही केस बनेगा, बस यही डिफरेंस है। क्या सबको समझ में आई चीज़, है ना। तो थ्योरेटिकल के अगर क्वेश्चन पूछ लेते हैं इस तरह, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या होगा, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में सबको आया समझ में अच्छी चीज़, बस इतना ही था ये। किसी को डाउट है, और कोई क्वेश्चन पूछना किसी को, एनसीईआरटी का क्वेश्चन करोगे क्या, ये क्वेश्चन करना है परसों, ये करना है। ये कैसा क्वेश्चन है पता है? किस तरह का क्वेश्चन है, तुम्हें मैंने रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज बताया था, वैसा सा क्वेश्चन है, थोड़ा थोड़ा, ठीक है। फिर इसमें कैपेसिटर्स, उसको कैपेसिटर्स मान लिया, ठीक है। जैसे स्फेरिकल मैंने रीडिस्ट्रीब्यूशन बताया था ना, स्फेरिकल दो कंडक्टर लिए थे, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज होता है, तो वैसा सब कुछ क्वेश्चन है, ठीक है। पहला क्वेश्चन देखो, इसमें क्या है, इतना फैराड का कैपेसिटर लगा रखा है और चार्ज बाय 100 वोल्ट बैटरी, ठीक है, 100 वोल्ट बैटरी से इसको चार्ज किया है। हाउ मच इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी स्टोर्ड बाय द कैपेसिटर, तो बिल्कुल आसान है ये तो, भाई तुम्हें वी दे दिया, इस कैपेसिटर के अलग वी दे दिया, ठीक है, क्यू दे दिया, वी दे दिया, क्यू दे दिया, ठीक है, और सी भी दे रखा है तुमने, डिस्टेंस भी तो दे रखा है तुमने। तो तुम्हें भाई इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी निकालनी है। हाँ, तो हाफ इज इक्वल टू क्यू इंटू वी लगा दो, है ना। अगर अरे इस हाफ सी वी स्क्वायर लगाओ, सॉरी क्यू भी मत लगाओ, हाफ सी वी स्क्वायर लगाओ, क्योंकि सी गिवन है और वी गिवन है, क्यू नहीं गिवन है, तो आप सी वी स्क्वायर लगाओ। लेकिन क्यू निकाल सकते हो, कैसे निकाल सकते हो भाई, वी गिवन है, सी गिवन है, क्यू निकाल लो, भाई वी गिवन है, हाँ, क्यू इज इक्वल टू सी वी, तो वहाँ से चार्ज निकाल सकते हो, तो चार्ज निकल गया तो
फॉर्मूला दोनों लगा सकते हो, हाफ क्यू भी लगा सकते हो, हाफ सी वी स्क्वायर भी लगा सकते हो एनर्जी में, दोनों मर्जी है। ठीक है, तीन कॉम्बिनेशन थे, वो तीनों लगा सकते हो, निकल जाएगा ना। ठीक है, सेकंड पार्ट क्या है, द कैपेसिटर इज डिस्कनेक्टेड फ्रॉम द बैटरी, इस बैटरी से हटा दिया इसको। जिस बैटरी को हटाओगे तो सबको पता है इसको हटाते क्या कौन सा कैपेसिटर बन जाएगा, ये आइसोलेटेड कैपेसिटर। जितना इसके पास चार्ज है वो फिक्स रहेगा। ये बात सबको समझ में आई, जो मैंने अभी लास्ट में जो टॉपिक बताया था वैसा सही है। इसको हटा दोगे तो आइसोलेटेड बन जाएगा, जितना चार्ज इसके पास आ गया आ गया, जितना था कितना आया था इसको तो कैलकुलेट करोगे जैसे मैंने कर रखा है, इतना कॉलम तो इतना ही रहेगा, इतना ही मतलब जाएगा नहीं कहीं पे। ठीक है, प्लस क्यू और माइनस क्यू, ठीक है उतना ही रहेगा क्यू। तो व्हाट इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी स्टोर, अच्छा, द कैपेसिटर इज डिस्कनेक्टेड फ्रॉम बैटरी एंड कनेक्टेड टू अदर दिस कैपेसिटर। तो सेम जितना 900 इसका 900 सी था, मान लो 900 कैपेसिटेंस था, 900 का एक और लगा दिया कैपेसिटेंस, इक्वल कैपेसिटी का, इक्वल कैपेसिटी का लगा दिया। व्हाट इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी स्टोर्ड बाय द सिस्टम। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी स्टोर कितना होगा भाई, अब इतना ही यहाँ पे लगा दिया पैरेलल में, पैरेलल में अगर इतना ही सेम लगा दिया तो नेट कैपेसिटेंस कितना आएगा पैरेलल का। अगर भाई इन दोनों कैपेसिटेंस अगर मान लो देखो इसके, हाँ ऐड कर दोगे, लेकिन तुम इंडिविजुअली भी निकाल सकते हो, इंडिविजुअली भी निकाल सकते हो कैसे, कि भाई इसमें चार्ज फिक्स था, तुम्हें पता था इसके अंदर चार्ज फिक्स है, भाई बैटरी हटाने के बाद चार्ज नहीं बदल सकता है इसका, फिक्स रहेगा। लेकिन अगर तुम दूसरा कैपेसिटेंस लगा दोगे तो चार्ज मूव करेगा, अब करेगा। ठीक है, अब आइसोलेटेड नहीं रहेगा। अभी जब तुम इसमें सेम इक्वली अमाउंट का कैपेसिटेंस निकाल दोगे तो क्या करेगा, अब चार्ज मूव करेगा, और कितना मूव करेगा, क्योंकि दोनों की कैपेसिटी सेम है। कैपेसिटेंस का मतलब क्या होता है, एनर्जी स्टोरेज, चार्ज स्टोरेज है ना, चार्ज को स्टोर करेंगे मतलब इक्वल अमाउंट ऑफ चार्ज आ जाएगा उसके ऊपर, एनर्जी को स्टोर करता है तो सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी को स्टोर करेगा, मतलब सेम चार्ज होगा। पहले क्यू था, दोनों सेम कैपेसिटेंस लगा दिए तो आधे आधे डिस्ट्रीब्यूट होंगे, तो यहाँ पे Q/2 हो जाएगा और यहाँ पे Q/2 हो जाएगा। सी दोनों का दे रखा है, तो यहाँ से इसकी एनर्जी निकाल लो और यहाँ से इसकी एनर्जी निकाल दो, दोनों की एनर्जी जोड़ दो तो फाइनल एनर्जी हमारे पास आ जाएगी। व्हाट इज इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी, सब समझ में आया, जिसे इन्होंने कैलकुलेट कर रखा है यहाँ पे। तो इसकी एनर्जी इन्होंने निकाली है ये, जब इन्होंने दो कैपेसिटर्स को जोड़ के इनको 2 टाइम्स करके एक की निकाल दी तो टोटल ये आई, तो पहले ये आई और बाद में ये आई, समझ में आ रहा है। ये पहले 4.5 आई, अब बाद वाले 2.25 आई, तो बची हुई एनर्जी गई कहाँ पे, जो जो बची हुई है ना, नहीं, जो यहाँ पे एनर्जी थी क्यू और मतलब चार्ज था यहाँ पे, ठीक है, उसकी जो एनर्जी थी पहले मान लो 5 जूल एनर्जी थी, है ना, तो 5 जूल एनर्जी थी, लेकिन अब इसकी एनर्जी और इस एनर्जी दोनों को जोड़ते हो ना, अगर तुम मान लो इक्वली डिवाइड हो गया, इसको 2 चलेगी इसको 2 चलेगी, 4 जूल ही आई, वो 1 जूल एनर्जी गई कहाँ पे। जैसे अगर इसका 5 जूल है ना तो इसको 2 आएगी, इसको 2 आएगी, इक्वल जाएगी मान ली, लेकिन वो 1 जूल बचेगी भी, हाँ हाँ वो लॉस हो जाएगा। तो इसके अंदर जो तुम एनर्जी को कैलकुलेट करोगे, ये देखो ये रहा कैलकुलेट कर रखा, ये कर भी रखा है देखो 2 टाइम्स, देखो 2 फैक्टर है यहाँ पे, तो ये रहा इतना आ रहा है, एक के पास 1 पॉइंट समथिंग चलेगी, एक के पास 1 पॉइंट समथिंग चलेगी, जो बची हुई एनर्जी है वो गई काम है, तो हीट की फॉर्म में वहाँ से क्या हो जाएगी, लॉस हो जाएगी। ठीक है, ठीक है ना। तो मैंने जो जैसे कॉन्सेप्ट बताया था वही कॉन्सेप्ट थोड़ा सा लग रहा है यहाँ पे, तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन है जहाँ पे वैसे कॉन्सेप्ट लगेंगे, तो उनके बिना नहीं कर सकते। ठीक है, तो सब लोग ये ट्राई करना है, जो लास्ट वाले क्वेश्चन हैं ये यहाँ से लेके यहाँ तक 2.1 से लेके यहाँ तक 2.11 तक। ठीक है, तो किसी को अगर ज़्यादा ही अच्छा तो आगे के भी कर सकता है, ये वाला करके देखना, इस तरह के सर्किट प्रॉब्लम। ये मैंने बता दिया तुम्हें, ये कौन सा कैपेसिटर है, स्फेरिकल कैपेसिटर है ना। तो देखो इन्होंने अगर थ्योरी में नहीं दिया तो ये न्यूमेरिकल्स में दे दिया इन्होंने, तो ये अपन ने निकाल रखा है पहले से। ठीक है, ये डेरिवेशन हमने कर रखा है। ठीक है, तो ये तुम सब करना एक बार, क्वेश्चन कितने होते हैं तुमसे।